हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दैट इज व्हाट इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, हमारे टैक्सेबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन का ये पहला चैप्टर है, ये पहला हेड है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से जो हमारे इनकम टैक्स का दायरा है वो सेट हुआ है। साथ ही टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस तरीके से स्लैब रेट को अप्लाई करना होता है, वो तमाम प्रोसेस हमने अभी तक सीखा। रेजिडेंशियल स्टेटस हम कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एचयूएफ या कंपनी हमारी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, वो तमाम डिस्कशन हमने अभी तक करी है। ओके, बट as per the proper calculation, as per the proper law of taxability and exemption, किस पर टैक्स लगेगा, किस इनकम को माफ करा जाएगा, सबसे पहले जो चैप्टर हमारा मेन आता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जैसा कि हमने आपका पहले डिस्कस किया था, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये चीज डिस्कस करी थी कि हमने अपनी नेचर ऑफ इनकम को टैक्सेबिलिटी के आधार पर 5 हेड्स में डिवाइड करा है, 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करा है। उसमें सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है हमारा, जो ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको शॉर्ट में पीजीबीपी कहा जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जब भी हम अपनी कोई एसेट बेचते हैं, अपनी कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, मैंने एसेट ही लिख दिया यहां पे, तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर, उससे होने वाले गेन पर जो टैक्स हमें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जैसे गोल्ड बेचने पर, भाई 10 साल पहले खरीदा था, अब बेचा है, प्रॉफिट हुआ। हमने जमीन आज से 20 साल पहले खरीदी थी, अब बेची है, तो प्रॉफिट हुआ। तो उस पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा। एंड फाइनली, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इनकम टैक्स को, अपनी टैक्सेबिलिटी के जो रेवेन्यू है उसको छोड़ना नहीं चाहती है, तो अगर कोई ऐसी इनकम, ऐसा नेचर ऑफ इनकम जो इन 4 में कवर नहीं होगा, उसके लिए एक अदर कैटेगरी बनाई हुई है, दैट इज अदर सोर्सेस। दैट इज व्हाट अदर सोर्सेस, राइट। तो ये 5 हमारे मेन हेड होते हैं जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने अपनी इनकम को क्लासिफाई करा है, राइट। अब सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा सैलरी। वो है हमारा क्या? सैलरी। सेक्शन 15, 16 और 17, 3 सेक्शन है, और इसी के अंदर हम आने वाले क्लासेस में, आने वाले चैप्टर्स में तमाम लॉज जो इन सेक्शन के पढ़ेंगे। हाँ, इसके अलावा इसमें कई सारे रूल हम सेक्शन 10 के भी पढ़ेंगे, सेक्शन 10 के भी पढ़ेंगे, जो बेसिकली एग्जम्पशन से रिलेटेड होते हैं। जो एग्जम्पशन मतलब कितनी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट, क्लियर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी एक बड़ा ही फैमिलियर वर्ड है हमारे लिए। हम नॉर्मली सुनते हैं, हम नॉर्मली अपने आसपास लोगों को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि भाई हाँ, आपकी सैलरी क्या है, आप इस कंपनी में काम करते हो, आपको इस बार सैलरी में कितना इंक्रीमेंट मिला, किस किस टाइप से, किस किस तरीके से आपको सैलरी मिलती है, वगैरह वगैरह, राइट, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है कि सैलरी बेसिकली होता क्या है। तो सैलरी का मतलब दोस्तों, जब भी कोई भी इनकम, आई रिपीट, जब भी कोई भी इनकम जनरेट होती है बाय अ रिलेशनशिप। व्हाट रिलेशनशिप? दैट इज व्हाट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, दैट इज व्हाट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो उस सिचुएशन में जो भी इनकम जनरेट होगी उसको सैलरी के हेड के अंदर रखा जाएगा, उसको सैलरी के हेड के अंदर रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर फर्म है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग फर्म है, ठीक है। आप ऑब्वियसली हो सकता है कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ट्रेनिंग जो है, ऑडिट ट्रेनिंग जो है ले रहे होंगे, तो आप वहां पर काम करते हैं, राइट। अब आप वहां पर एज एन प्रॉपर रेगुलर एम्प्लॉय काम करते हैं, रेगुलर पर्सनल काम करते हैं, रेगुलरली पहुंचते हैं, काम करते हैं, जो भी आपको आपके बॉस से बोला जाता है।
अकाउंटिंग ऑडिटिंग कंप्लीट करके देते हैं, मंथ फिनिश होता है तो ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर इमोल्यूमेंट, पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन मिल जाता है। ओके, और वही क्या होती है, वही होती है आपकी सैलरी, क्योंकि वहां पर इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट है। एक इंप्लॉयर है, एक मालिक है, एक बॉस है, ठीक है, आप उसके अंडर ऑन अ पेरोल काम कर रहे हो, क्लियर, और उस पेरोल पर काम करने के बदले, आपने काम करने के बदले आपको एक मंथली बेसिस पर अमाउंट पे होता है, दैट इज कंसिडर्ड व्हाट, सैलरी। ओके, मान लीजिए उसी फर्म में कुछ काम निकल कर आया, भाई आपके 10-12 जो कंप्यूटर्स हैं वो रखे हैं, लैपटॉप्स रखे हैं, कभी किसी ना किसी लैपटॉप में, किसी ना किसी कंप्यूटर में, किसी और पर्टिकुलर जैसे एसी वगैरह लगा रखे हैं, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो बॉस ने क्या करा, बॉस ने अपने असिस्टेंट वगैरह को बोला कि भाई किसी वर्कर को बुलाकर लेकर आओ, किसी बाहर वाले को, जो ठीक करने वाले को बुलाकर लेके आओ। वो फटाफट से बुलाकर लाया जी, कि ठीक है जी हम आ गए। वो आया, उसको समस्या बताई, उसने ठीक करी, मान लो लैपटॉप खराब था, लैपटॉप उसने ठीक करा, टेक्निकल जो भी उसमें खराबी थी या हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी वो उसने सॉर्ट आउट करी, और उसने बोला जी मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए। अब वो 3,000 रुपए भी आपके एम्प्लॉयर की जेब से ही गए हैं, ठीक है, वो 3,000 रुपए भी आपके एम्प्लॉयर की जेब से ही गए हैं। ओके, बट द थिंग इज जब उस मतलब वर्कर को, जो काम करने आया था, जो ठीक करने आया था, उसको वो जो 3,000 रुपए मिले हैं वो उसकी सैलरी नहीं है, वो उसकी सैलरी नहीं है, क्योंकि उसके बीच में और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। वो तो बस ठीक है, खराबी हुई तो उसको बुला लेते हैं, वो ठीक करके चला जाता है, दैट्स इट, अपने सर्विस चार्जेस ले जाता है, नमस्ते टाटा बाय बाय, ठीक है। अब अगली बार जरूरत पड़ेगी, आई होप ना पड़े, तब आपको बुला लेंगे, क्लियर, डन। तो वहां पर जो उसने 3,000 रुपए कमाए हैं वो अपने वर्क से, अपने बिजनेस से कमाए हैं, तो वो पीजीबीपी के अंदर जाएंगे, वो सैलरी के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो सबसे पहली बेसिक चीज जो सैलरी को क्लासिफाई करती है, वो होता है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसका एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है भाई, अब तो खैर आप बड़े हो गए, अब तो आप कॉलेज में आ गए, अपना प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गए, ठीक है, बट अगर आप जैसे कॉलेज में हैं, साथ साथ अगर आप कॉलेज भी कर रहे हैं और स्कूल में थे, सीधी सी बात है, स्कूल तो हमने किया ही है, तो स्कूल में हमारे कौन होते हैं भाई, हमें पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। ओके, अब टीचर्स को ऑब्वियसली स्कूल से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 40,000 रुपीज, कितना, 40,000 रुपीज। तो दोस्तों ये जो 40,000 रुपीज टीचर्स को मिला, पर मंथ मिल रहा है, इट इज सैलरी। ये क्या है, ये सैलरी है। ये क्या है, ये सैलरी है भाई। जिस ट्रस्ट ने, ठीक है, जिस ओनर ने स्कूल को क्रिएट करा हुआ है, स्कूल को बनाया हुआ है, स्कूल का जो कंट्रोल है अपने पास लिया हुआ है, वो कौन है, वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर है। और उन्हीं ने आपके अलग अलग स्टाफ को, अलग अलग टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी हायर करा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है ऑन अ रेगुलर पेरोल, कि भाई आप काम करेंगे, स्कूल को चलाएंगे। तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या क्रिएट हो गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो टीचर्स को 40,000 रुपीज जो स्कूल से मिलते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज सैलरी। ओके, वन एग्जांपल। ऐसे ही इन टीचर के पास, जो टीचर पाए, इनको एक ऑफर आया कि भाई ऐसा है, बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, अभी उनके पेपर्स चेक होने हैं, तो हमें टीचर्स की आवश्यकता है जो चेक करें। तो आपके स्कूल से टीचर्स को, जो बोर्ड है, सीबीएसई आईसीएसई जो भी कह लीजिए, ठीक है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई पेपर्स वगैरह चेक करने, और उसके बदले उनको मिली एग्जाम फीस या चेकिंग फीस, एग्जामिनर फीस या चेकिंग फीस, जो भी कुछ होता होगा उसका एग्जैक्ट नाम। और सपोज उन्होंने कई सारे पेपर्स वगैरह चेक करे और उनको टोटल 20,000 रुपीज मिले, 20,000 रुपीज मिले। दोस्तों इन दैट केस, इस सिचुएशन में ये जो 20,000 रुपीज हैं, ये टीचर की सैलरी नहीं है, दैट इज नॉट सैलरी, इट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, इट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो, स्कूल और टीचर में एक रेगुलर पेरोल, एक रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का जो रिलेशन था वो क्रिएटेड था।
बट जब उनको कोई एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बुलाया गया या पेपर्स को चेक करने के लिए बुलाया गया, तो जिस बोर्ड ने, जिस अथॉरिटी ने टीचर्स को बुलाया है, उनके बीच में एक रेगुलर कंसर्न नहीं है, एक रेगुलर रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की। क्लियर? तो इसीलिए ये जो 20,000 रुपए हैं ये सैलरी नहीं हो सकते, दैट इज नॉट सैलरी। तो ऑब्वियसली किसके अंदर जाएगा भाई? ये रेंटल तो है नहीं, ये बिजनेस तो है नहीं, कोई एसेट तो बेची नहीं, तो कहां पर आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा। गॉट इट? कहां पर आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा। ओके, सो इट इज वेरी क्लियर कि जब भी हम इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखनी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तभी उसको सैलरी हेड के अंदर उसकी इनकम कंसीडर करा जाएगा। ओके, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं मसला जो हमारे नोट्स में हमें दिया गया है। सबसे पहले सैलरी को लेकर यही चीज बोली गई है, एनी इनकम शैल बी चार्जेबल to tax under the head of salary if there exists a relationship of employer employee। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तभी वो सैलरी के अंदर आएगा। और सैलरी जैसा कि हम जानते हैं, हमें 15, जैसा मैंने अभी बताया, 15, 16 और 17 तीन सेक्शन होंगे। हाँ, सेक्शन 10 की हम कुछ हेल्प लेंगे जो एग्जेम्प्टेड इनकम को समझने में हमें हेल्प करेगी। एग्जेम्प्टेड मतलब जो पोर्शन माफ हो जाता है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, अभी नजर डालेंगे उसके ऊपर। ओके, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। MPs MLAs are not employees of central government and state government, therefore remuneration received by such MP and MLAs are not taxable under the head of salary, they are income from other sources। ये चीज याद रखेंगे। जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने अपने बाय वोट जो हैं, ठीक है, उनको चुना है, तो याद रखिएगा उनकी सर्विसेज जो भी उनको सैलरी वगैरह मिलती है, वैसे तो सारी माफी होती है, मौज वौज ठीक ठाक ले लेते हैं वो, है ना, बट वो सैलरी नहीं कही जाती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आएगी, क्योंकि वो एक्चुअल में किसी के एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। साथ ही एक और एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 28। सर ये 28 कहां से आ गया? आपने तो 15, 16, 17 की बात करी, तो याद करो दोस्तों, पहली क्लास जब हमने हेड्स के बारे में डिस्कशन करी थी और वहां पर मैंने बताया था कि सेक्शन 28 शुरुआत करेगा हमारे PGBP की, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरे हेड की। ठीक है, तो वो यहां पर कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? एज पर सेक्शन 28 सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा किसी भी प्रकार से पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर taxable in the hands of the partners under the head PGBP to the extent such remuneration has been allowed as deduction to the firm under section 40। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है? इस पॉइंट को डीपली समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये जो लाइन लिखी गई है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है टैक्स प्लानिंग में। ठीक है, किसमें? टैक्स प्लानिंग में, राइट? किसमें? टैक्स प्लानिंग में, कि पहले से ही जब पूरा साल बीत गया, पैसा कमा लिया, उसके बाद टैक्स भरने की बारी आई, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं। खातों को तैयार करने से पहले, अपने अकाउंट्स को तैयार करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपना टैक्स बचाना है कानून के दायरे में रह के, ये वही लाइन है। ये क्या कहना चाहती है? ये लाइन क्या कहना चाहती है, इसको मैं जरा बताऊं आपको। इसका कहने का मतलब ये है, देखो, जब भी एक पार्टनरशिप फर्म काम कर रहा है और उसमें 3 पार्टनर हैं, ABC, ठीक, ABC। क्लास नंबर 2 हमने पढ़ा था, क्लास नंबर 2 जब हमने कंप्यूटेशन की बात करी थी, सेकंड क्लास ही थी शायद हमारी, हाँ, कंप्यूटेशन में हमने देखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर सीधा सीधा, ध्यान से समझिएगा इसको, पेन वेन साइड रख दो, समझो ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म को सीधा सीधा 30% का टैक्स देना है। इनके लिए कोई स्लैब रेट वगैरह नहीं है। ओके, स्लैब रेट किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है, अलग अलग जो होते हैं, ABC अलग अलग इनको मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा, उसका डायरेक्टली अपना 30% का रेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर पार्टनरशिप फर्म, इस पार्टनरशिप फर्म एबीसी एसोसिएट्स है, जो भी इन्होंने नाम रखा है, की इनकम 7.5 लाख है, 7,50,000 है, ओके राइट। तो इस पर अगर मैं सीधा सीधा 30% लगा दूं दोस्तों, तो ये हमारा कुछ तकरीबन 22,500 बन रहा है। ठीक है, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैं भी ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। 30% के हिसाब से एबीसी एसोसिएट्स, एबीसी की पार्टनरशिप फर्म को 22,500 का टैक्स देना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है जी? बिल्कुल ठीक है, हाँ जी सर देना पड़ेगा, यही रेट है हमारा। ओके ओके ओके, कुछ सोचते हैं। ओके, हमने ये सोचते सोचते ये सोचा, ठीक है, कि भाई एक काम करते हैं। पार्टनरशिप ने क्या करा, इस पार्टनरशिप ने क्या करा कि जो ए बी और सी हैं, ये बड़े ही मेहनती पार्टनर है हमारी पार्टनरशिप के, बहुत ही मेहनती, बहुत ज्यादा ही सोचने वाले, हमारे बारे में काम करने वाले हमारे पार्टनर्स हैं। इनका भी कुछ ना कुछ काम करने के बदले सैलरी बनती है, इनकी भी सैलरी बनती है, और पार्टनर्स एक्स्ट्रा वर्क करने का, आउट ऑफ द लीग काम करने का, को जो काम उनको सौंपा गया है उसकी सैलरी लेते हैं। हमने 12th क्लास में अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप के अंदर ही कई एग्जांपल इसके देखे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में ये सोचा गया, एक काम करते हैं, ए ने बहुत मेहनत करी, राइट, हाँ जी, ए ने बहुत मेहनत करी, तो एक काम करो, ए को सैलरी दे दो 2.5 लाख रुपए, ए को सैलरी दे दो 2.5 लाख रुपए। पार्टनरशिप फर्म ने कितना कमाया था अभी तक? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख पे उनका 22,500 सरकार को देना बनता था। सरकार दरवाजे पे खड़ी है, देख रही है कब ये आएगा 22,500 देने, ठीक है, अभी दरवाजा खटखटाया नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म ने इतने में क्या करा, 2.5 लाख रुपए ए को दे, देखिए भैया तेरी सैलरी हमारा खर्चा, ठीक है। बी को बोला 2.5 लाख तू भी रख भाई, तूने भी काम करे, बहुत अच्छी बात है। सी को बोला 2.5 लाख तू भी रख, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपना सारा का सारा जो उनका रेवेन्यू था, सारी की सारी जो कमाई थी, वो एबीसी पार्टनर में बांट दी एज अ सैलरी, कि भाई ये आपके काम करने के बदले हमने आपको इमोल्यूमेंट दी है, रेम्युनरेशन दी है, और अपना खाता दिखा दिया जीरो, ठन गोपाल, ठीक है, अपना खाता दिखा दिया ठन गोपाल। अब ठन गोपाल बहुत देर से गवर्नमेंट दरवाजे पे खड़ी है, टैक्स देने नहीं आ रहा, 22,000 रुपए लेने से 22,500 लेने, गवर्नमेंट ने ठक ठक कर दी फिर दरवाजे पे, दरवाजा खुला, पार्टनरशिप फर्म ने दरवाजा खोला, गवर्नमेंट कह रही भाई जल्दी दे फटाफट 22,500, और अब मैं चलूं, आगे भी कलेक्शन करनी है मेरे को। ये भी पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि भाई साहब किस बात के पैसे कह रहे हो आप, 7.5 लाख रुपए थे, आप तक खबर पहुंची थी ठीक ठाक, लेकिन वो तो हमारे सैलरी में बट गए, ये तो हमारा खर्चा ही हो गया सारा का सारा, हम कहां से आपको टैक्स दे दें। गवर्नमेंट कह रही है बात तो ठीक है, तो अब क्या करें? तो पार्टनरशिप हमने बोला इनसे जाके लो ना, 2.5 लाख इन सबसे है, इनके घर जाओ। तो कह रहे बात तो ठीक है। गवर्नमेंट फिर ए के घर गई, बी के घर गई, सी के घर गई, एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं, वहां पे पार्टी हो रही इनकी, है ना। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम 2.5 लाख रुपए की सैलरी लेकर आए हो, जरा हमें क्या नाम है अपना टैक्स दो, हम फिर आगे भी कलेक्शन करनी है। पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि तुमको बांट दिया, तुम दो। फिर एबीसी बोल रहे ठीक है, उन्होंने सही बोला, बांट दिया, लेकिन जनाब आपने ही तो ये रूल बना रखा है कि हम ठहरे बेचारे इंडिविजुअल, तो 2.5 लाख रुपए तो हमारा स्लैब रेट में वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है, हमारा 2.5 लाख रुपए तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है भाई, अप टू 2.5 लाख नॉर्मल अगर माने, सीनियर सिटीजन भी अगर ये नहीं है तो नॉर्मली 2.5 लाख तक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। गवर्नमेंट परेशान, ये क्या हुआ, ये क्या इन्होंने झोल कर दिया, यहां बांट दिया, 22,500 मिलने थे, हमें पार्टी करनी थी आज, हैं हम इनके घर गए, ये पार्टी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, हमें टैक्स भी नहीं दिया। तो देखा, और इसमें गलत कुछ नहीं है ना, गलत कुछ नहीं है, बिल्कुल सही हुआ है, काम करने के बदले पैसा दिया है, तो पैसा घूम गया, टैक्स बच गया। लेकिन जितने चालू ये हैं, इतनी चालू गवर्नमेंट भी है। यहां पर गवर्नमेंट यही कहना चाहती है, कि पार्टनरशिप फर्म जैसे 7.5 लाख रुपए इन्होंने अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, सारा नहीं बांट सकते।
सारा नहीं बांट सकते। गवर्नमेंट ने फिर ये रूल, गवर्नमेंट करी सही पोपट बना गए मेरा, हम इनका पोपट बनाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि 7.5 लाख रुपए सारा आप एज एन सैलरी, एज एन कमीशन, एज एन बोनस नहीं बांट सकते, और इसको वही सेक्शन 40 में लिख दिया, एक लिमिट इसकी तय कर दी। वो लिमिट क्या है वो हम जब पीजीबीपी पहुंचेंगे तब आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूं गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम्हारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट बाकी खर्चों के बाद आ रहा है वो 7.5 लाख है, तो 3 लाख से ज्यादा सैलरी, 3 लाख से ज्यादा सैलरी आप नहीं बांट सकते, आप नहीं बांट सकते। ओके, और जो बाकी रह गया है 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए वो पीजीबीपी की इनकम माना जाएगा, वो पीजीबीपी की इनकम माना जाएगा। हम कम से कम इस पर तो आपसे 30% लेंगे ही लेंगे, हम कुछ तो लेके ही जाएंगे। अब आ गए हैं ना आपके घर के बाहर आ गए, कुछ तो लेकर ही जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिर 40 दिखा दिया, सेक्शन 40, कि भाई एक लिमिट है, ये क्या 40, ये लो 40, ठीक है, ये 40 एक लिमिट है, इस लिमिट तक अगर बांटना है तो बांट लो, नहीं तो सारे पे दो, नहीं तो भैया हम कुछ तो लेकर जाएंगे। तो पार्टनरशिप में ठीक है भाई कि भाई 3,000 रुपए, 3 लाख रुपए बांट देते हैं, कुछ तो बांटते हैं, कुछ तो टैक्स बताएं, और 3.5 लाख रुपए पीजीबीपी के अंदर रहेगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी यहां बताई गई है आपको, ये वही कह रही है, ये वही कह रही है। करेक्ट, कहां गया, हाँ ये वाला पोर्शन, ये क्या कह रहा है कि एज पर सेक्शन 28 सैलरी, बोनस, कमीशन किसी भी प्रकार का जो पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है वो अगर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख रुपए है, जो मैंने एग्जांपल लिया ना 3 लाख रुपए तक बांट सकते हो, तो वो जो 3 लाख रुपए है वो तो पार्टनर्स की सैलरी इनकम माना जाएगा, वो पार्टनर्स की सैलरी इनकम माना जाएगा, उस पर सैलरी के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन जो बाकी बच गया है 3.5 लाख रुपए, वो बिजनेस की इनकम माना जाएगा, और उस पर एज एन जो पीजीबीपी है वो ट्रीटमेंट करी जाएगी। तो एक लिमिट तक सैलरी एक्सेप्टेबल है, उससे आगे नहीं है पीजीबीपी के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इन डिटेल, इन डेप्थ तो हम इसको पीजीबीपी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण लाइन, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय an employee director is taxable under the head salary, whereas remuneration received by a non-employee director is taxable under other sources. Okay, कंपनी को चलाने के लिए मुझे चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, क्लियर। अभी तो इंटर पे आप इतना डायरेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फाइनल लेवल पर आपकी लॉ के अंदर, ठीक है, मैं टैक्स के अंदर तो है ही नहीं, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, इंटर में भी इतने लेवल पे नहीं है, लेकिन फाइनल लेवल पर आपको डायरेक्टर्स की जो क्वालिफिकेशंस कह लीजिए, उनका सिलेक्शन कह लीजिए, उसको लेकर मैसिव वे में आपको डिस्कशन करनी है लॉ में। ओके, तो वहां पर आप समझेंगे कि कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपके नॉन एम्प्लॉय होते हैं, और कुछ जो एज एन एम्प्लॉय स्पेशल स्किल के बिहाफ पर उनको हायर करा गया होता है। तो मसला यहीं क्लियर हो गया, हेडिंग में ही क्लियर हो गया। अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो सैलरी के अंदर आएगा, अगर नॉन एम्प्लॉय है तो वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। क्लियर जी, डन। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। यहां पर आगे फर्दर पॉइंट्स हम और भी डिस्कस करेंगे स्लोली, लेकिन अभी तक की जानकारी के बिहाफ पर हमने क्या सीखा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज सैलरी। ओके, एग्जाम्पल हमने कुछ देखे, एमपी एमएलए जो होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते, उनकी अदर सोर्सेस में जाती है। टीचर्स का, लेक्चरर्स का एक एग्जाम्पल हमने लिया, जो कॉलेज से स्कूल से मिल रहा है तो वो तो सैलरी है, बट जब वो एग्जाम कंडक्ट कराने जाते हैं, पेपर्स चेक करने जाते हैं, तो उनको जो एग्जामिनर फीस एज अ चेकर फीस उनको मिल रही है वो आपकी सैलरी के अंदर नहीं आती, वो अदर सोर्सेस में आती है, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, पहली चीज। ओके, फिर हमने वो पीजीबीपी वाला मसला देखा, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है। तो जिस तरह से हमने देखा टैक्स बचाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बांधी सेक्शन 40 के तहत। 40 बड़ा डिस्कशन का मैटर रहेगा जब हम पीजी में पहुंचेंगे, लेकिन अभी से याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेक्शन 40 में लिमिट बना दी कि इतनी सैलरी दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कोई गवर्नमेंट को भैया कुछ दाना पानी चाहिए, कुछ टैक्स चाहिए, तो वो हमने देखा।
एंड लास्ट पॉइंट जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा, डायरेक्टर की बात थी। डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो सैलरी, अदरवाइज अदर सोर्सेज। ओके, चलिए कुछ और कंटेंट सैलरी के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, फुल टाइम और पार्ट टाइम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक पार्ट टाइम बेसिस पर जॉब कर रहे हो, फुल टाइम बेसिस पर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से पैसा मिल रहा है, तनख्वाह आ रही है हर महीने, तो वो सैलरी के अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने आपके यहाँ जॉब कर ली, ठीक है, जब बड़े आदमी आप जॉब दे दी, ठीक है, शुक्रिया मालिक। अब सीधी सी बात है, आपने मेरे को बोला, ठीक है, फुल टाइम तो देखो हमें क्लियर ही है, पार्ट टाइम एग्जांपल देता हूं कि विनीत जी ऐसा है, हमें अकाउंटिंग करवानी है और जो अपना कुछ एंट्रीज वगैरह हैं, टैक्स प्लानिंग वगैरह है, उसको लेकर मसले हैं हमारे, बट आपको रेगुलर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 बारी आ जाया करो, 2 दिन आ जाया करो, इतना काम कर जाया करो, ठीक है, और हमसे सीधी सी बात है हर महीने इतना पैसा ले लिया करो। हमने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आए, काम करा, आपकी एंट्रीज वगैरह करी, टैक्स प्लानिंग करी और चले गए, ठीक है, ये सिलसिला चलता है, हर महीने आपसे सैलरी मेरे को आ जाती है। ओके, तो दैट इज व्हाट पार्ट टाइम, ठीक है, पर एम्प्लॉयमेंट तो है ना, बट एम्प्लॉयमेंट तो सीधी सी बात है, टैक्सेबल होगा ही होगा, टैक्सेबल होगा ही होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। लेकिन इसका एक रिवर्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है, ओके, मेरा अपना एक फर्म है जिसका काम ही यही है, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग वगैरह करना, और आपने मुझे बुलाया, बोला जी ये दिक्कत है, ये काम है, कर दो और अपनी फीस बता दो। 15 दिन बाद हम आपको फिर बुलाएंगे, ये काम होगा, कर देना, अपनी फीस बताओ और ले जाओ। तो दोस्तों उस केस में मैं भले ही पार्ट टाइम आपकी कंपनी में आ रहा हूं, बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप बस क्या कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, भाई ये काम है, बुलाओ किसी को, कर देगा, अपनी फीस ले जाएगा। इन दैट केस जो पैसा मुझे आपसे मिलेगा वो मेरे अपने फर्म का है, मेरी एजेंसी का है, मेरे अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा। क्लियर? तो पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो सैलरी के अंदर ही आना है। ओके, सो इट डजंट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम और पार्ट टाइम वन, वंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्जिस्ट, इनकम इज चार्ज्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज यहां पे। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ एक्रूवल। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा मसला, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेस ऑफ एक्रूवल को लेकर है। और स्कोप ऑफ इनकम जब हमने पढ़ा था वहां पर भी इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने करी थी। ओके, व्हाट इज प्लेस ऑफ एक्रूवल, कि भाई कहां पर आपने काम किया है, कहां पर आपने काम करा है, ठीक है, कहां पर उसको ये कंसिडर करा जाएगा कि इंडिया, बेसिकली बात पता है क्या है, क्यों सेक्शन 9 प्लेस ऑफ एक्रूवल को इंपॉर्टेंस दे रहा है? ये दे रहा है कि काम आपने अपनी कंपनी के लिए कहां पर करा है, इंडिया के अंदर करा है या इंडिया से बाहर करा है, ये मसला है बेसिकली। क्योंकि इससे रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम, मेनली स्कोप ऑफ इनकम पे फर्क पड़ता है। ठीक है, कि भाई काम तो आप बाहर कर रहे हो, सर्विस आपने मान लो इंडिया से बाहर दी, सिंगापुर में, अपना दुबई में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी दी, लेकिन पैसा जा रहा है यहां से, यहां की कंपनी से जा रहा है, तो इसीलिए प्लेस ऑफ एक्रूवल मैटर होती है। यहां पे क्या कहता है, सैलरी इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड टू बी एक्यूराइज का मतलब क्या है? डीम्ड का मतलब कि हम मानेंगे भले ही इंडिया से बाहर हुई हो, एक्रू और अराइज, भले ही आपने बाहर काम करा हो, लेकिन हम उसको इंडिया में एक्रू और अराइज मानेंगे कब? इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। इसमें एग्जांपल अपना मान लो, जैसे आ गया ना एप्पल का, ठीक है, इसमें आ गया टेस्ला का, ठीक है, टेस्ला से अपना जो मस्क भैया इंडिया में आए, मस्क वो तो खैर एम्प्लॉई नहीं है, पर चलो एग्जांपल ले लेते हैं, वो आए इंडिया में, सर्वे वर्वे करके गए, यहाँ पे काम संभाला, फैक्ट्री इंस्पेक्शन करा वगैरह वगैरह। ओके, और सीधी सी बात है, सारा के सारे जो मेहनत उन्होंने करी इंडिया में करी अपनी कंपनी को सेटअप करने के लिए, राइट, लेकिन सैलरी उनको कहां पर मिलेगी? वहीं मिलेगी, यूएस में। ओके, तो उसे क्या माना जाएगा?
इंडिया में एक्रू माना जाएगा। वो जो पोर्शन है उस महीने का, उस ड्यूरेशन का, वो उनका इंडिया में माना जाएगा। स्कोप ऑफ इनकम में इसको कवर कर चुके हैं कि आपने कमाई कहां पे, अर्न कहां पे करी, इंडिया। Therefore, place of accrual of salary income is the place where work has been done by the employee. Where the work is done by the employee. पर ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जहां पर काम करोगे वहां पर माना जाएगा। इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया, बाहर काम कर रहे हो तो बाहर, प्लेस ऑफ एक्रूवल। बट लेकिन एक बड़ी अच्छी एक्सेप्शन लेकर आ गए इसमें, बड़ी अच्छी एक्सेप्शन। इसमें क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है, सेंट्रल हो स्टेट हो, ठीक है, टू एन इंडियन सिटीजन, अगर भारत सरकार कोई भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो इंडियन सिटीजन को सर्विस रेंडर करती है आउटसाइड इंडिया, आर डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाउएवर, all allowances and perks received by such person outside India are fully taxable under section exempted under section 10 subsection 7। under section 10, section 10 जब भी सुनने को मिले ना, सबसेक्शन छोड़ो, ठीक है, तो एकदम से कान खड़े मतलब सीधी सी बात, 10 मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो हमारा सेक्शन 10 है वो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए बना हुआ है। इनकम टैक्स के अंदर वो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए बना हुआ है कि किन किन चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये है क्या, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो कई सारे, बस बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो MHA वाले होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले, सॉरी इसके अलावा हाँ MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले, जिसमें IFS आपके फॉरेन सर्विसेज के, आपके IAS भी, बड़े बड़े लोग जिनका बाहर ट्रैवल, इंडिया से बाहर ट्रैवल बहुत होता है। इंडिया से बाहर ट्रैवल बहुत होता है। बाहर ट्रैवल बहुत होता है मतलब कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेकर, स्ट्रेटजीज को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर बाहर आना जाना लगा रहता है। ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, अब यहां पर ये लाइन क्या कहना चाहती है, यहां पर ये लाइन क्या कहना चाहती है, मैं इसका एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं कि मान लीजिए मिस्टर ए MEA में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करते हैं। पिछले साल 12 महीने में से ये 8 महीने तो रहे इंडिया में, ठीक है, ओके। ये आपके क्या नाम है, 4 महीने बचे, 2 महीने रहे मान लीजिए US में, और मान लीजिए 2 महीने रहे UK में, उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, UK में। तो और इनको अपनी जो भी मंथली सैलरी थी, जो इनकी बेसिक सैलरी थी और इनके जो अलाउंसेस थे वो सब मिले। जो इनकी बेसिक सैलरी थी वो सब इनको मिले, जो इनकी बेसिक सैलरी थी और अलाउंसेस थे वो सब इनको मिले। अलाउंसेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी कैश अलाउंसेस बेसिकली अगर हम कहते हैं तो वो क्या है, टैक्सेबिलिटी अभी आएगा चैप्टर में आगे, ठीक है। ये इनको सब मिले। देखो यहां पे डिस्कशन का मैटर क्या है कि ये जो 8 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख नहीं, मतलब 8 मान लो 1 लाख रुपए इनकी तनख्वाह होगी, तो 8 महीने की जो इंडिया में इनको सैलरी मिली है वो तो टैक्सेबल है ही इंडिया में, वो तो इंडिया की थी ना। यहां पर एक एडिशनल पॉइंट जो ये एक्सेप्शन वाला कह रहा था वो ये कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया से बाहर भी काम कर रहा है, वो US में है, UK में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको इंडिया ही मानेंगे। हम यही मानेंगे कि एक तरह से काम उसने इंडिया में ही करा है, तो उसकी प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया ही मानी जाएगी, क्योंकि देखा जाए जो वो काम कर रहा है वो गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, और गवर्नमेंट चला रही है किसको, इंडिया को चला रही है, सीधी सी बात है। तो उन प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया ही मानी जाएगी। हाँ, हमारे सेक्शन 10 के हिसाब से, 10 मतलब एग्जेम्प्टेड इनकम, माफी इनकम, ओके, उसके हिसाब से जो बेसिक है, जो नॉर्मल उसका फिक्स्ड सैलरी है, वही टैक्स के दायरे के अंदर आएगी, उसके अलावा कुछ भी अलाउंसेस, कुछ भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता, उनको छूट दे दी जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया मानी जाएगी, अगर आप बाहर काम कर रहे हो प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया ही मानी जाएगी, बशर्त कि जो बेसिक के अलावा,
नॉर्मल फिक्स सैलरी के अलावा जो बाकी चीजें मिल रही हैं वो आपकी फ्री हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर डिस्कशन क्या कहती है? ओके जी, ओहो ये है ना बढ़िया टॉपिक। सेक्शन 15 वही शुरुआत, साधारण बेसिक मेन बातें। सेक्शन 15, 16, 17 तीन ही तो पढ़ने। 15 क्या कहता है कि सैलरी को आपको अगर चार्ज करना है, सैलरी चार्ज मतलब टैक्स लगाना है, टैक्स लगाना है, तो कंपनी पहले ही बता दे, कंपनी पहले ही बता दे कि आप टैक्स ड्यू बेसिस पर लगाओगे या रिसीट बेसिस पर लगाओगे। ठीक है, ड्यू बेसिस पर लगाओगे या रिसीट बेसिस पर लगाओगे। खैर गवर्नमेंट कहती है इनमें से जो जल्दी होगा, इसमें से जो जल्दी होगा उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट पहले अपना टैक्स पक्का कर लेगी, गवर्नमेंट पहले अपना टैक्स पक्का कर लेगी और सीधी सी बात है को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो ड्यू और रिसीट इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस पर टैक्स लगेगा। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, आओ एक एग्जांपल लेते हैं। बिना एग्जांपल तो मजा आने से रहा ना, बिना एग्जांपल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जी, ये काम हमारा हो गया था। ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। देखो मिस्टर आनंद है कोई, इनके जीवन में फिलहाल अभी आनंद नहीं है, कुछ दिक्कत आ रही है, जो भी कह लो। ओके, ये काम करते हैं कंपनी में, कंपनी में काम करते हैं। मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं जनवरी 20 का महीना, फरवरी 20 का महीना, मार्च 20 का महीना और अप्रैल 20 का महीना। ठीक है, कोरोना काल बेचारा यहां से हमारा शुरू हो गया था, घर बैठे थे सब। इनमें अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो आई थिंक मैंने यहां पे लिखा 19-20, थोड़ा पास्ट ईयर वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। यहां पे मैंने लिखा 19-20, यहां पर मैंने लिखा 19-20 और यहां पर मैंने लिखा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यहां आप लिखेंगे 20-21। ओके, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हमारा आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है, तो जनवरी 2020 इस प्रीवियस ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, फरवरी भी इसमें आएगा, मार्च में भी इसमें आएगा, अप्रैल में ईयर चेंज हो गया तो ये 20-21 में चला गया। क्लियर, डन। ओके, मिस्टर आनंद को हर महीने तनख्वाह मिलती है 25,000 रुपए, हमने अज्यूम कर ली। ओके जी, मिस्टर आनंद जी को कंपनी देती है 25,000 रुपए प्रति माह। ओके, और ये रूल है, कंपनी का रूल है कि भाई जो सैलरी आपको दी जाने वाली है वो हर महीने की लास्ट डेट पर ड्यू हो जाएगी। आपका पूरा अधिकार है मांगने का। लास्ट महीने का मतलब जैसे आपने जनवरी में काम करा, आपकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए। ठीक है, मंथली सैलरी 25,000 रुपए। तो जनवरी को आपने काम करा, जनवरी 1 को उन्होंने बोला जी 25,000 रुपए है तो मेरा एक दिन का पैसा मेरे को दे दो। 2 जनवरी को काम करा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद करा, 4 दिन की मेरे को सैलरी दे दो। अबे ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी ना कोई तरीका हुआ। ओके, हमने बोला कि आपकी जो सैलरी है वो लास्ट डे पर ड्यू हो जाएगी, लास्ट डे पर ड्यू हो जाएगी। क्लियर, इसका मतलब ये 31 जनवरी आएगी तो 31 जनवरी की आपकी सैलरी हो गई ड्यू। ठीक है, हम आपको 31 तारीख को दे देंगे, 31 तारीख से पहले नहीं दे सकते। ओके भाई, हाँ 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3-4 दिन का डिले हो सकता है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, बट जो मांगने का अधिकार है, जो ड्यू हो जाएगी आपकी सैलरी, वो होगी आपकी 31 जनवरी को। ठीक है, ऐसी फरवरी की लास्ट, फरवरी 29 डेज थे, 29 को होगी। ठीक है, मार्च में 31 को होगी, ये रूल है, लास्ट डे पर ड्यू हो जाएगी। क्लियर, अब ध्यान देंगे। मिस्टर आनंद को 25,000 रुपए की तनख्वाह मिल गई, 25,000 रुपए की तनख्वाह मिल गई। 25,000 रुपए की तनख्वाह यहां भी मिल गई, मतलब इस महीने में जैसे ये आपका ड्यू हुआ तो 25,000 रुपए यहां पर भी इनको मिल गए। ओके जी, मार्च में लास्ट डे आया 31 मार्च, आनंद जी पहुंचे सैलरी लेने कि भाई ये अपना 30,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए मेरी सैलरी दे दो। और मालिक घर में थोड़ा खर्चा है, घर में थोड़ा खर्चा है, मुझे प्लीज अप्रैल की तनख्वाह मार्च में ही दे दो ना, 25 + 25 दे दो ना, 50,000 दे दो ना, अप्रैल में मत देना।
अप्रैल में मत देना, ठीक है। वो एडवांस मांग रहा है, कह रहे जी मुझे पहले दे दो, मुझे जरूरत है, खर्चा है। मालिक बहुत प्यारा, बड़ा ही अच्छा, नॉर्मली इतने होते पर ठीक है। उसने कहा ठीक है आनंद जी, आपका नाम में इतना आनंद है तो ऑब्वियसली आपके आनंद का मैं ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने 50-25 हजार रुपए एडवांस दे दिया अप्रैल में। ओके, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 19-20 इसको ऐसे लिखते हैं, 19-20 में हमारे इस एग्जाम्पल जितना हमने लिखा उसके हिसाब से मिस्टर आनंद की सैलरी टैक्सेबल होगी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और 20-21 में होगी, 20-21 में होगी 0। 20-21 में क्या होगी? 0। ओके भाई ध्यान दो, जनवरी की 25,000 ड्यू हुई, जनवरी में मिल गई, तो ड्यू और रिसीट सेम डे, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी का भी ऐसे ही हुआ, मार्च का भी ऐसे हुआ, क्लियर। लेकिन ये जो 25,000 रुपए हैं, ये जो 25,000 रुपए हैं, ये अप्रैल में जब वो काम करेगा, आई रिपीट, अप्रैल में जब वो काम करेगा तब ड्यू होंगे ना, तब क्या होंगे? उसके ड्यू होंगे, तब क्या होंगे? उसके ड्यू होंगे, राइट। पहली चीज आ गई हमारे सामने यहां पे। लेकिन अप्रैल 20-21, 30 अप्रैल को जाकर ड्यू होते, लेकिन रिसीव दोस्तों कब हो गए? सर ये रिसीव हो गए मार्च में ही, ये रिसीव हो गए मार्च में ही, ये रिसीव हो गए 19-20 में ही। इसीलिए इस 25,000 को यहीं जोड़कर इसी पर टैक्स लगा दिया गया, यहीं पर ही टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 15, सबसे पहले सेक्शन में लिखा हुआ है 15 सबसेक्शन 1, बिल्कुल पहला, कि ड्यू और रिसीट में से जो पहले होगा, गवर्नमेंट कह रही अपने को टैक्स मांगता है भाई, ठीक है, हम टैक्स का हिसाब जो है करेंगे। तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने देखा कि काम तो वो बाद में कर रहा है, काम तो बाद में करेगा अप्रैल में, लेकिन भाई ने तनख्वाह पहले ले ली, मार्च में ले ली, गवर्नमेंट ने कहा इसी ईयर में टैक्सेबल होगा। ओके, सो इन आवर एग्जांपल ड्यू इज अर्लियर, ड्यू इज अर्लियर, सॉरी माफी, इसके हिसाब से रिसीव्ड इज अर्लियर, बाकी तो खैर ड्यू थे, ये वाला रिसीव्ड इज अर्लियर, तो इसी यहां पर हमने 1 लाख रुपए 19-20 में ही टैक्स लगा दिया। क्लियर? थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं एग्जाम्पल को, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं अपने इस एग्जाम्पल को। आनंद जी ने जनवरी में पूरी मेहनत से काम करा, आनंद जी ने पूरी मेहनत से काम करा, ठीक है। 30 तारीख को वो पहुंचे, 30 तारीख को, 31 तारीख को, 31 जनवरी को पहुंचे, जी तनख्वाह दे दो 25,000 रुपए। कंपनी कह रही जी यार अभी सोर्सेज नहीं है, अभी कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ा घाटा हो गया, पेमेंट कहीं से आई नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे, हम आपको अभी सैलरी नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ड्यू तो हो गई, ड्यू तो हो गई, लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई। ड्यू तो हो गई 31 तारीख को, है ना, पर रिसीव नहीं हुई। आनंद जी ने बोला कोई बात नहीं जी, यार आप तो बहुत बढ़िया, अभी आपने मदद करी मेरी, पहले 25,000 रुपए एडवांस दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगले महीने ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, ठीक है। फरवरी में काम करा, फरवरी में काम करा, 28 तारीख को, 29 तारीख को पहुंचे आनंद जी सैलरी लेने, अरे दे दो जरा, पिछले महीने के भी 25 बचे हैं, इसके भी 25 हैं, 50 रुपए दे दो, पार्टी शार्टी कर लें। कंपनी ने बोला जी बड़ा हाथ तंग है जी, कुछ है ही नहीं जी, बड़ा ही गड़बड़ चल रही है, आनंद जी थोड़ी मदद चाहिए। मदद क्या चाहिए? अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में ले लेना। आनंद जी ने बोला कोई बात नहीं, बढ़िया, आप एम्प्लॉय हम छोड़ दें यार, मेहनत करेंगे, हम अभी फायदे में लेकर आएंगे। मार्च में काम करा, 31 तारीख को पहुंचे, सैलरी दे दो 25 75 दे दो, पार्टी शार्टी कर लें। वही धाक के तीन पात ऐसे कुछ कहते हैं, मतलब वही हालात, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? आनंद जी ने कहा कोई बात नहीं, देखो बुरा समय आ रहा है, चल रहा कंपनी, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे। अप्रैल आ गया, अब ध्यान दो जरा, यहां से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, सैलरी ड्यू होती आ रही है, लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई है। अप्रैल में 30 तारीख को ड्यू हो गई। आनंद जी मरे हुए मन से कंपनी के पास पहुंचे, उन्हें लग रहा है इस बार भी यही हालत होगी, दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बता दो यार, पहले बता दो, कोई पार्टी नहीं हुई 3 महीने से। कंपनी ने खुश कर दिया इस बार, अरे सर आपका तो हम मेहनत देख रहे हैं। क्लियर? रिसीव्ड, यहां पे क्या आ गया आपका, ये लो जी 1 लाख रुपए, ये लो जी 1 लाख रुपए लो, कोई दिक्कत नहीं। आनंद जी खुश हो गए, पार्टी, आज पार्टी करेंगे भाई।
अब यहां पर हमारे एग्जाम्पल में देखें, पहले वाले में क्या हुआ था, पैसा पहले ही मिल गया था। इस वाले में क्या हुआ है, बिल्कुल बाद में जाके मिल रहा है। हमारे को एग्जाम्पल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में और 20-21 में, फाइनेंशियल ईयर बोलिए, प्रीवियस ईयर बोलिए, ठीक है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। सर 1 लाख रुपए 20-21 में जाके मिले हैं, यहां तो उसके पास पैसा ही नहीं थे, टैक्स कैसे देगा, ये 1 लाख रुपए 20-21 में टैक्सेबल होंगे? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये कहानी रहेगी, ये कहानी रहेगी। 19-20 में 75 और 20-21 में 25, इस हिसाब से टैक्स देना होगा। भले ही उसको 1 लाख रुपए बाद में रिसीव हुए हों, भले ही उसको 1 लाख रुपए बाद में रिसीव हुए हों, लेकिन अगर आप ध्यान दो, ड्यू तो वो यहीं पर हो गए थे ना, ड्यू तो वो 19-20 में ही हो चुके थे ना। तो ये 25, ये 25, ये 25 रिसीव ना हुआ हो, ड्यू तो हो गया, तो ड्यू पर 19-20 में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके जी, टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाँ, जो अप्रैल के थे, अप्रैल के 25,000 वो अप्रैल में मिले, वो 20-21 में मिले, तो 20-21 में 25,000 रुपए अपने टैक्सेबल हो जाएंगे। गॉट इट? आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हुआ। तो वही मसाला यहां पर सबसे पहला, बड़ा सिंपल, आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले सैलरी में डिस्कशन इसी बात की होती है कि टैक्स कब लगेगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन भी 1 ही है, बताओ, सबसेक्शन भी 1 ही है, बिल्कुल आसानी से वही बात कह रहा है कि ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस दोनों में से जो पहले, उस पर हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो उसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल हमने, अरे कहां जा रहे भाई, कहां जा रहे भैया, ठीक है, यहां पे ये दोनों एग्जाम्पल हमने लिए हैं। क्लियर जी? चलिए, साथ ही इसको ड्यू को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन यहां पर बताई गई है कि सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ वर्सेस सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये ना अलग अलग पॉलिसी होती है कंपनीज की, कि ड्यू का मतलब है कि आपको मांगने का अधिकार कब मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी सैलरी मांगने का अधिकार कब मिलेगा। तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो वैसे ड्यू कर देती हैं मंथ के एंड में ही। ठीक है भाई, जनवरी का महीना काम करा तो 31 जनवरी को सैलरी जो है आपकी ड्यू हो जाएगी। फरवरी काम करा 28 फरवरी या 29 फरवरी को ड्यू हो जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा, राइट। बट कई कंपनियां होती है कि जनवरी को काम करा पूरी, तो ड्यू हो जाएगी फरवरी 1 को। ड्यू हो जाएगी कब? फरवरी 1 को, अगले दिन होगी, नेक्स्ट डे फर्स्ट मंथ जाके होगी। ठीक है, मार्च में काम करा 1 अप्रैल को होगी, मई में काम करा 1 जून को होगी। ओके, तो बस इस चीज की भी हमें स्टडी करनी है, इस चीज का भी हमें ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मान लीजिए कि जो ड्यू है वो लास्ट डे पर ही हो जाती है ऑफ द मंथ। ठीक, कब हो जाती है? लास्ट डे ऑफ द मंथ पे हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये करंट अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से लें, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? अप्रैल 20, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21, अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21, यही है ना फाइनेंशियल ईयर। और ये बोला हुआ है कि जिस महीने काम करोगे उस महीने की आखिरी डेट पर आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी। तो भैया अप्रैल की अप्रैल में ही हो जाएगी इसी ईयर में, मई की इसी ईयर में हो जाएगी, मई की मई में, जून की जून में, अगस्त की अगस्त में, दिसंबर की दिसंबर में, मार्च की मार्च में। तो जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का टैक्स पूछूंगा, मतलब टैक्सेबल इनकम जोड़ूंगा, तो मैं किस महीने की जोड़ूंगा? मैं अप्रैल से मार्च तक की जोड़ूंगा, है ना। मैं अप्रैल से मार्च तक की जोड़ूंगा, क्योंकि अप्रैल 20 की इसी महीने में आ गई है, इसी साल में आ गई। दिसंबर की भी इसी साल में आ गई। मार्च 21 की 31 मार्च को ही ड्यू हो गई, मार्च 21 की 31 मार्च को ही ड्यू हो गई। तो देखा जाए तो ठीक है, सेम ईयर है ना, तो अप्रैल टू मार्च, ओके। बट लेकिन मान लीजिए कंपनी ने बोला फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ध्यान दो, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 20 से मार्च
21। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अगर अब आप इसमें मेन चीज ऑब्जर्व करो, मेन चीज ऑब्जर्व करो भाई, झगड़ा तो पहले महीने और आखिरी महीने का ही है ना, मेन तो देखा जाए। जब यहां पर अप्रैल का महीना चल रहा था, अप्रैल का महीना चल रहा था, और अप्रैल पूरा काम करने के बाद, अप्रैल पूरा काम करने के बाद पहली सैलरी मांगने का अधिकार जो मिला है वो 1 मई को मिला है, वो 1 मई को मिला है, वो 1 मई को मिला है, अगले महीने जाके। अप्रैल का अप्रैल में नहीं मिला। क्लियर? तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से जब आखिरी महीना चल रहा था, मार्च 21 आखिरी महीना चल रहा था, तो इसकी तनख्वाह ये तो अप्रैल 21 में मांग सकता है, 1 अप्रैल 21 में मांग सकता है। तो ये तो इस ईयर में आया ही नहीं, ये तो कब चला गया? अगले साल चला गया। मार्च का कब चला गया? अगले साल चला गया। तो कहने का मतलब फरवरी 21 जो 1 मार्च को ड्यू हुई होगी, जो 1 मार्च को ड्यू हुई होगी, वहां तक की सैलरी ड्यू मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मार्च की अगर 1 मई को हुई है, मार्च की अगर 1 मई को हुई है, तो पिछले मार्च यानी कि मार्च 20 जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ रहा था, उसकी तो 1 अप्रैल को ड्यू हुई होगी ना, उसकी तो 1 अप्रैल को ड्यू हुई होगी ना। तो एक्चुअल में जब हम अपने इस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 20-21 में कह रहे हैं किस मंथ पे, कितने मंथ पे टैक्स लगाएं, तो इसमें मार्च 20 से लेकर फरवरी 21 पर टैक्स लगेगा, फरवरी 21 पर टैक्स लगेगा। देखो कुल मिलाकर टैक्सेबल तो 12 में ही नहीं आ रहा है ना। नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर कुछ एडवांस वगैरह नहीं मिला है तो आ तो 12 महीने का रहा है। ये भी मार्च से फरवरी 12 महीने हुए, ये भी अप्रैल से मार्च 12 महीने हुए। बस सवाल इतना है कि कौन सा मंथ किस में आएगा। अब मार्च 20 ये वाला, ये आता किस में? मार्च 20 आता सर 19-20 में। किस में आता? 19-20 में। लेकिन टैक्सेबल बोल दिया अप्रैल 1 को। कब बोल दिया? अप्रैल 1 को। तो अप्रैल 1 से कहानी बदल गई ना, तो ये टैक्सेबल होगा आपका 20-21 में। ठीक है जी, क्लियर? तो ये कंसेप्ट हमारा यहां पर इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कंपनी टू कंपनी पर ये चीज डिपेंड करती हैं। आपका ये वाला केस हम कर रहे थे, बट मोस्टली मैं आपको बताऊं, जो एक्चुअल केस देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर लास्ट डे ऑफ मंथ पर ही ड्यू करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रिलेटेड टर्म एक और, दैट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो अंग्रेजी का खेल है यहां जो हमारे लिए है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है दोस्तों, ये सैलरी होता है। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज ये सैलरी नहीं होता, या तो पीजीबीपी में जाएगा या अदर सोर्सेस में जाएगा, जहां पर भी। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी कि मैं आपके यहां काम कर रहा हूं, तो जब आपने मुझे एक पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ भी कह लो, लेकिन जब एक पेरोल पर रखा, एक एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर रखा, सो दैट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आपने जो मेरे साथ साइन करवाया ना कि आप हमारे लिए काम करेंगे, प्रॉपरली अपनी सेवाएं हमें देंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ओके, जो मैं अपनी सारी सेवाएं हैं केसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको दूंगा। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसको पूरा करना है और उसके बाद नमस्ते कहकर चले जाना है अपने अपने घर। ओके, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से आपको डॉक्यूमेंट्री जो आपके प्रूफ्स होते हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो ठीक है,
ये आपका सैलरी के अंदर आएगा, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। लेकिन जब भी बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो यहां थोड़ा सा मामला भैया चेंज है। ये आपका सैलरी नहीं हो सकता, ये चांसेस है कि पीजीबीपी में ही जाएगा या इन सम केसेस अदर सोर्सेज में जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अंडर विच द एम्प्लॉय एग्री टू वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर इज जनरली रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्लियर। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो कंप्यूटर ठीक करवाया था, नहीं कंप्यूटर नहीं, वो भी तो था, अरे वो लैपटॉप खराब हो गया था, बाहर से बुलाया था ठीक करने के लिए टेक्नीशियन। अरे वो टीचर वाला एग्जांपल है ना, टीचर वाला। तो टीचर जो स्कूल के लिए काम कर रहा है, टीचर जो स्कूल के लिए काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। लेकिन जब वो पेपर चेक करने गया, एग्जाम कंडक्ट करवाने गया, तो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए था। तो ऑब्वियसली ये आपका फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो जी आगे आगे जी आगे आगे। ओहो हो, एक और शब्दों का खेल, शब्दों का खेल बाबू भैया, शब्दों का खेल। एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये तो सिंपल सर, ये तो हमें ही आ गया, ये तो हमें ही आ गया। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी सैलरी के अंदर आएगा, एडवांस सैलरी सैलरी के अंदर आएगा, उसको टैक्सेबल करेंगे। ये एग्जांपल हम ले चुके हैं, वो ड्यू और रिसीव्ड में ना। और अप्रैल की जो तनख्वाह थी वो पहले ले ली, एडवांस में ले ली, ठीक है, टैक्सेबल हो गई थी मार्च में। अगले 3-4 महीने की पहले ले ली, एडवांस में ले ली, टैक्सेबल हो गई थी तभी, ठीक है, दैट इज सैलरी। बट द एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लाइक अ लोन, इट इज लाइक अ लोन। कि मालिक 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 खर्चा बहुत है, ठीक है, कोई मतलब बच्चे की पढ़ाई करनी है, बच्चे की शादी करनी है, कुछ भी कर लो, बच्चे को बाइक खरीद के देनी है, ठीक है, प्ले स्टेशन PS5 खरीद के देना है, कुछ भी मोबाइल खरीद के देना है, वटेवर, खर्चा बहुत है। तो मुझे काम करो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जो भी है दे दो, और आगे मेरी सैलरी में से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर काटते रहना, उसको एक्सक्लूड करते रहना। सो दैट इज द केस ऑफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। वर्ड क्या यूज करा जा रहा है, एडवांस सैलरी है तो इट्स सिंपल सैलरी, जब मिली तब टैक्सेबल हो गया। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी, अगेंस्ट मतलब वो इट्स लोन ट्रीटमेंट है, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आ हा, ओ हो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, ठीक है। फॉर गोइंग सरेंडर, शब्दों का खेल बाबू भैया, शब्दों का खेल, क्लियर, शब्दों का खेल है, याद रखना है। क्योंकि ऐसी चीजें टैक्स प्लानिंग में, ऐसी चीजें जब आप एक तरह से अपने एक्सपेंडिचर्स को टैक्स अवॉइड करने के लिए बचाते हो, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ओके, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, देखा जाए अगर मैं कंक्लूड निकालूं, क्रक्स निकालूं, अंत रिजल्ट निकालूं, एंड रिजल्ट क्या रहा मेरा, अंत रिजल्ट एंड रिजल्ट है ना, तो दोनों केस में बंदे को, अपने भाई को जो काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं मिली है, वो सैलरी नहीं मिली। फॉर गोइंग सरेंडर नहीं मिली, पकड़ा ही नहीं, पैसे नहीं पकड़े, अरे छोड़ो, मोह माया त्याग दी गई। लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है, फिर भी दोनों में फर्क है। जब भी हम बोलेंगे फॉर गॉन, फॉर गोइंग, ये दोस्तों टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल सैलरी में आएगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना, सोच रहे हो फॉर गोइंग में उसके पास सैलरी नहीं आई, सैलरी उसके पास नहीं आई, क्लियर, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर करते हो तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्लियर। क्या है इसका समीकरण, क्या है इसका रिजल्ट, क्या कहना चाहता है ये, आओ जरा ध्यान दे, आओ जरा नजर डालें इसके ऊपर, ध्यान दो जरा। मिस्टर दुखी, दुखी मान लेते हैं, आनंद तो अभी दे दिया था, मिस्टर दुखी, इनकी सैलरी है 50,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, क्लियर। तो 50,000 रुपए महीना के हिसाब से 6 लाख रुपए हो गए साल के, इंटू 12 आपने कर दिया, तो 6 लाख रुपए में मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1,12,000 रुपए, 1,12,500 जो हमारा स्लैब रेट बनता है, हमने कंप्यूटेशन में देखा, इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स बनता है। ओ गवर्नमेंट खुश भाई, अरे वाह मजा आ गया, इस भाई से, मिस्टर दुखी से, दुखी को और परेशान करेंगे, दुखी को और दिख पहुंचाएंगे, 6 लाख रुपए पर उससे 1,12,500 का हम टैक्स ले लेंगे। गवर्नमेंट खुश, बाहर खड़ी दरवाजे पे,
ठीक है, बस जैसे दरवाजा खुले पैसे ले लेने, हमने कर लेनी है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले दुखी ने फोन करके बता दिया कि मेरी सैलरी फॉरगॉन कर दो, मेरी सैलरी फॉरगॉन कर दो। मतलब मान लो एबीसी लिमिटेड, एबी लिमिटेड कंपनी का नाम था जिसमें काम कर रहे हैं, इन्होंने एबीसी लिमिटेड में दुखी जी की सैलरी मतलब 6 लाख रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखा दी, खर्चा दिखा दिया है ना। और ये दुखी के पास पहुंचने थे, ठीक है ना, दुखी के पास पहुंचने थे और इस पर टैक्स लगना था, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था। यहां पर ये पैसे यहां से उड़ते हुए गर्ल्स एजुकेशन में चले गए। कोई गर्ल्स एजुकेशन की मतलब कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है। दुखी ने बोला 6 लाख रुपए यहां पहुंचा दो, इस ट्रस्ट में पहुंचा दो मेरी तरफ से। बहुत अच्छा काम करा मिस्टर दुखी ने, क्लियर। तो वहां पहुंचा दो और मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कहती है रुको, गवर्नमेंट कहती, अब अच्छा दूसरी चीज, ट्रस्ट पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ट्रस्ट पे मतलब सीधी सी बात है, जो भी इनकम आती है इनको स्पेंड करनी होती है खाते तैयार करके, वो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे, तो टैक्स वहां पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट खड़ी बाहर करके कह रहा पैसे आने थे 1,12,500 पैसे आने थे, मतलब उसके ऊपर और एजुकेशन सेस लगेगा, कहीं से नहीं आ रहा। एबीसी लिमिटेड कह रही है कि हमने अपने खर्चों में दिखा दिए तो हम तो टैक्स देंगे नहीं उस रेवेन्यू पर जो हमने कमाया था 1,12,000 रुपए का, वो तो हमारा खर्चा है। गवर्नमेंट पहुंच गई यहां, दुखी कह रहा है मैंने वो आगे पहुंचा दिए तो हम तो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, मैं कहां से दूं भाई, आए नहीं मेरे पास। गवर्नमेंट कह रही है रुको भाई, मैं ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है पहले भी ऐसी हुआ था, अपने पार्टनरशिप वाले वो भी चालू बन गए थे, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। गवर्नमेंट की बस ये शिकायत है कि जब हमने इस 6 लाख रुपए का एक्सपेंस एबीसी लिमिटेड को परमिट कर दिया, एबीसी लिमिटेड को परमिट कर दिया कि भाई 6 लाख रुपए की आप बनाते थे ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, है कि नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां क्या आता था, नेट प्रॉफिट, और इसी पर ही टैक्स देना, यही करना है ना, टी शेप में मैंने इसको बनाया। अब यहां पर अगर सैलरी का खर्चा आप दिखा दोगे तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम मतलब टैक्स कम, है कि नहीं, बात है कि नहीं। तो गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि जब हमने यहां से टैक्स छोड़ दिया, तो यहां कैसे छोड़े। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी इनकम को फॉरगोन करा है, आपने अपनी इनकम को डाइवर्स करा है, कहीं और भेजा है, ये हमारी गलती नहीं है बाबा, ये हमारी गलती नहीं है रे बाबा। हमको तो टैक्स चाहिए। अगर ये चीज अलाउड कर दी ना, तो हर कोई अपनी इनकम ऐसे ही डाइवर्स कर देगा, ऐसे ही फॉरगोन कर देगा, और फिर यहां से निकलवा लेगा 2 नंबर तरीके से ट्रस्ट से, कि कैश में दिखा के एडजस्ट करके मुझे जो है भेज देना। तो गवर्नमेंट का तो टैक्स मारा गया ना जैसे अलाउड करा। गवर्नमेंट ने कहा ना, बिल्कुल ना भैया ना। फॉरगॉन का मतलब आप अपनी इनकम दिखा तो रहे हो कंपनी के खाते में, लेकिन भिजवा कहीं और रहे हो। हमारी गलती नहीं है, हम टैक्स लेंगे। तो अगर फॉरगॉन करा जाता है तो तब भी मिस्टर दुखी के पास आया कुछ नहीं है, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा भाई। रीजन मैंने आपको बता दिया, वरना पैसा घुमा देगा हर कोई। बट अगर मिस्टर दुखी इसे सरेंडर कर देते कि भाई ऐसा है कि मैं पैसा ले ही नहीं रहा, मैंने तनख्वाह ही अपनी कह दी 0, मैंने बोल दी क्या 0, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में 6 लाख रुपए सैलरी के नहीं दिखा सकते। अगर फॉरगॉन समझ रहे हो ना कि तनख्वाह तो बुक हो रही है, जा किसी के पास रही है, गवर्नमेंट कह रही है पैसा घुमा रहे बाबा, अपने को तो टैक्स चाहिए, पकड़ो दुखी को करो दुखी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप सरेंडर कर दे तो सरेंडर का मतलब 0, 0, तो फिर ये बुक ही नहीं कर सकते एक्सपेंस।
बुक ही नहीं कर सकते, तो एक्सपेंस पर, उस इनकम पर, रेवेन्यू पर कौन टैक्स देगा? उस नेट प्रॉफिट में जो बच जाएगा कौन टैक्स देगा? एबी लिमिटेड, और गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट तो अपना टैक्स पूरा कर रही है, चाहे वो दुखी से करे या एबी से करे। ओके, तो वही चीज यहां पर कही गई है, वही चीज यहां पर कही गई है इस सिचुएशन में कि foregoing of salary refers to waiver of salary by the employee. Once a salary accrue, the subsequent waiver by the employee does not absolve him from his income tax liability. ठीक है, काम तूने करा, सीधी सी बात है, तू ही देगा। Such waiver is only an application of salary, hence chargeable to tax. आप एप्लीकेशन का मतलब क्या? एप्लीकेशन का मतलब एक तरह से यूज कर रहे हो, एक तरह से बस यूज कर रहे हो आपने जो कमाया, हम जिम्मेदार नहीं है, टैक्स आप देंगे। सरेंडर उल्टा हो गया, एग्जांपल उसी से रिलेटेड। सरेंडर हो गया, इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर इज सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, द सैलरी सो सरेंडर वुड बी एग्जेम्प्टेड while computing his taxable income. तो सरेंडर भी ऐसे नहीं बस बोल दिया हो गया, प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग अपनी नोटिफिकेशन देकर उसको सरेंडर करना होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुद्दा क्या कहता है? टैक्स फ्री सैलरी। ओके जी, टैक्स फ्री सैलरी, इसके लिए आ गया ना 17, ओहो 17 में थोड़े खतरे हैं, 17 में थोड़े खतरे हैं, मतलब लिस्ट थोड़ी लंबी है। तो ये सैलरी का चैप्टर रहेगा हमारा, सैलरी का कंटेंट रहेगा हमारा टैक्स फ्री सैलरी। ओके जी, क्लियर? तो इसको हम तब डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसकी हेल्थ को लेकर, उसके पर्सनल यूजेस को लेकर कई सारे बेनिफिट्स, पूरी लंबी लिस्ट हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, चैप्टर में। उसमें से कुछ पे टैक्स लग जाता है, कुछ माफ हो जाते हैं। तो वो जो माफी टैक्स मिलने की जो लिस्ट है ना, वो बेसिकली आपकी टैक्स फ्री सैलरी के अंडर आती है। अरे रे रे रे, अरे रे रे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के जैसे ही, सैलरी के प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कई बार ये वर्ड हमें सुनने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट दे दिया उसको, कंपनी का प्रॉफिट दे दिया, उसमें हिस्सेदारी दे दी, ठीक है, वो सैलरी की तरह ही माना जाएगा। एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा सेल होने पर पे कर दिया गया, कुछ अलग सर्विसेज देने पर नेट अमाउंट, प्रॉफिट का एक पार्ट दे दिया गया, ये सब सैलरी के तहत आएगा। It is not appropriate to term certain payment made by an employer to employee as salary as per section 17 subsection 3. Such payments can be alternatively called profit in lieu of salary. जैसे taxable portion of retrenchment compensation or voluntary retirement. टैक्सेबल पोर्शन ओनली, जिस पर टैक्स लगता है। ये क्या होता है? रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होती है, वो क्या होता है? जब कंपनी बंद हो गई और कुछ अमाउंट पे कर दिया गया, एडवांस में, कि अचानक से कंपनी आपकी बंद हो गई, लोग अब आपके अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन कंपनी एडवांस में कुछ पैसा उनको दे देती है आने वाले समय में खर्चा चलाने के लिए। क्लियर? तो कंपनी बंद होने पर जो मिले वो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट जब वो खुद ही कह रहा है जी मैं जा रहा हूँ, बस अब दे दो, थोड़ा बहुत हिसाब कर दो, ओके, तो उसका टैक्सेबल पोर्शन जो है, अब काम तो वो नहीं करेगा ना फ्यूचर में, काम तो फ्यूचर में वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है, लेकिन पैसा उसको मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सैलरी के स्थान पर एक प्रॉफिट उसको मिल गया। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये भी आप इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हो चैप्टर में। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह कब मिलता है उसको? जब वो जॉब छोड़ देता है। जॉब छोड़ देता मतलब कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसको मिल रहा है। क्यों? अब सैलरी तो नहीं है, काम तो नहीं कर रहा, बट सैलरी के स्थान पर, सैलरी के जरिए मिल रहा है। ऐसे ही अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर चाबी वाला आदमी, ये जो चाबी वाला आदमी है, की मैन इंश्योरेंस, की मैन चाबी वाला, मुख्य आदमी, जो डायरेक्टर्स वगैरह, चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बिफोर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब से पहले, जॉब के बाद कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, तो घूम फिर कर कुछ ना कुछ सेटिंग आप बिठा रहे हो, तो वो भी सैलरी के नाम पर ही आएगा। क्लियर जी? सो दैट इज द कंटेंट दोस्तों जो हमने यहां पर आपका देखा। क्लियर? अगला टॉपिक हमारा है एरियर ऑफ सैलरी प्लस रिलीफ अंडर सेक्शन 89।
ये हमारा रहेगा लेटर सेक्शन, इसको हम अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके कंटेंट को लेकर, तो मैं इसको बाद में कराता हूं जो फर्दर कंटेंट है। क्लियर? अब सैलरी के हमारे फर्दर कंटेंट क्या है, मैं पहले एक झलक उसकी दिखाता हूं आपको पहले कि सैलरी हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से हमें सैलरी नजर आएगी। ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों। जब भी हम टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं, ओके, तो फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम कंप्यूटेशन करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हमारा होगा, कुछ इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। ये हमारा यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लिख रहा हूं दोस्तों मैं, ओके, लेकिन आप सैलरी भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी तो पहला ही चैप्टर है, लेकिन फर्दर जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा और हम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी सब करते चले जाएंगे, तो असेसमेंट में, असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, हिसाब किताब, असेसमेंट में सभी का जो टैक्स है वो एक साथ निकाला जाता है, सारे हेड्स का एक साथ निकाला जाता है, ओके, तो फिर उसमें यहां पे कॉलम बन जाते हैं अंदर, तो बेटर है मैं आप यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी लिख सकते हो, फिर आगे चैप्टर के लिए कंप्यूटेशन इनकम भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स यहां हो गए, अमाउंट आपका यहां पर हो गया, यहां पे आपका जो असेसी है उसका नाम लिख दिया जाता है और उसका स्टेटस, वो एनओआर है, एनआर है, आर है, क्या है, ओआर है, वो सब यहां लिखा जाता है, और यहां पर हमारा रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आता है, ओके। सैलरी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे, बोनस, कमीशन, ठीक है, बेसिक पे, बोनस और कमीशन, ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल होती हैं, जो पूरी तरह से टैक्सेबल होती हैं, इन पर पूरा पूरा टैक्स लगता है। जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो यहां पर आ जाएगा। बेसिक पे इज दैट समथिंग फिक्स्ड अमाउंट जो उसको काम करने के लिए मिलता है। बोनस हम जानते हैं, जो अब आपने बोनस का जो लॉ है पढ़ा होगा 1950 टू 65 है शायद, 1965, ओके, तो जो बोनस एक्ट आपने पढ़ा कि एक महीने की सैलरी उसको दी जाती है, क्लियर, काम करने के बदले। कमीशन बेसिकली देखा जाए सेल्स पर होता है मोस्टली, तो जो मार्केटिंग वाले जो होते हैं लोग होते हैं उनको बहुत मिलता है। तो ये वो अमाउंट है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन, कोई स्पेसिफिक लॉ हमें नहीं लगाना पड़ता, ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन फिर आते हैं दो महत्वपूर्ण लोग, एक को कहा जाता है अलाउंसेस और एक को कहा जाएगा पर्क्स या परक्विजिट्स। तो पर्क्स सुनते ही आपका चॉकलेट दिमाग में आ गई, लेकिन चॉकलेट नहीं है, कुछ अलग चीज है। पर्क्स की अगर मैं अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो ये होते हैं कैश बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं? कैश बेनिफिट्स। और अलाउंसेस होते हैं मोस्टली देखा जाए तो, इसके हालांकि केसेस होते हैं, बट मैं अभी फिलहाल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने के लिए लिख रहा हूं, इट इज एसेट बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं? एसेट बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर? डन। अलाउंसेस कैश बेनिफिट का मतलब है कि कंपनी जो है एम्प्लॉइज के कई स्पेसिफिक खर्चों के चलाने के लिए भुगतान देती है। जैसे एक आपने बहुत अक्सर सुना होगा, दैट इज एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, है ना, कि भाई मकान हमने आपको आपके घर का किराया देंगे, अपने हिसाब से आप ढूंढ के आप अपनी जो हाउस है, अपना घर है, वो अपना एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ही डेली आने जाने का खर्चा होता है, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। पेट्रोल का खर्चा मिल जाता है, कन्वेंस अलाउंस। तो बहुत तरह के आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी बियर करती है, ओके, और कंपनी उसके बदले अलाउंसेस जो हैं, जो कैश है, वो पकड़ा देती है। तो दोस्तों अलाउंस क्या होता है ये मैं अभी सीधा नहीं लिख सकता। क्यों? अलाउंसेस की हम वेरियस कैटेगरीज पढ़ेंगे, अलाउंसेस की हम वेरियस कैटेगरीज करेंगे, उसमें से कुछ टैक्सेबल होंगे जिन पर पूरा टैक्स लग जाएगा, कुछ ऐसे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, कुछ ऐसे हैं जिन पर कुछ पार्ट पे टैक्स लगता है, कुछ पर नहीं लगता, और कुछ पर खर्चे पर डिपेंड करता है। तो ये कैटेगरीज हम अगली कक्षा में अलाउंसेस ही शुरू करेंगे, तो हम ये तब समझेंगे कि टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस किस तरह से एग्जिस्ट होती है। सेम ऐसे ही पर्क है, बिल्कुल
यहां पर एचआरए बोला ना कि भाई ये लो पैसा हाउस रेंट का, अपने हिसाब से घर ढूंढ लेना, रह लेना, लेकिन कंपनी ने रहने के लिए घर ही दे दिया, ठीक है, तो एचआरए क्या था, कैश बेनिफिट, लेकिन रहने के लिए घर ही दे दिया, एसेट बेनिफिट है कि नहीं। ठीक उसी तरह से आने जाने में यार आपको बस का भाड़ा लगता है, ऑटो का भाड़ा लगता है, टैक्सी का भाड़ा लगता है, ये लो पैसे हमसे ले लो, अलाउंसेस, ओके, लेकिन कंपनी ने गाड़ी दे दी, उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो मैनेज कर लिया, ये लो, तो वहां पर क्या है कि कंपनी खर्चे नहीं दे रही, कंपनी एसेट ही दे रही है, एसेट मैनेज करवा दे रही है। तो इसका भी सेम पैटर्न है, कुछ इसमें से टैक्सेबल होंगे, कुछ इसमें से एग्जेम्प्ट होंगे, ट्रीटमेंट हमें सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद एक चीज आ जाएगी इंपॉर्टेंट हमारी, वो हर क्वेश्चन में तो नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस इसी के बनते हैं आने के, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें आप देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये भी लिखाए थे मैंने आपको यहाँ पे, रिट्रेचमेंट बेनिफिट्स और वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उन पर कैसे टैक्स लगता है, क्लियर। तो ये तमाम कैलकुलेशंस हम यहां पर सीखेंगे, और इन तमाम कैलकुलेशंस को सीखने के बाद यहां पर टोटल करा जाएगा, और टोटल कर आएगी हमारी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। आगे भी कुछ फर्दर ट्रीटमेंट्स होती हैं, बट वो स्लोली, ठीक है, धीमे धीमे अभी हम उनको समझेंगे चैप्टर का जब सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्लियर। सो दोस्तों आज की क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट रिलीफ, मैंने टॉपिक छोड़ा है उसको आगे करा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है तो उसको मैं एंड में कराता हूं। आज की क्लास में हमने समझा कि सैलरी बेसिकली क्या एग्जिस्ट करती है, क्या इसका कंसेप्ट है, टैक्सेबिलिटी का दायरा कैसे तय होगा। मेन चीज हमने समझी कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पर हमने समझा, ठीक है। एडवांस सैलरी, एडवांस फॉर अगेंस्ट सैलरी हमने देखा, क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर, तो ये तमाम चीजें जो सैलरी की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसको लेकर हमने डिस्कशन करी, ओके। तो आई होप ये आपको कंटेंट आज का क्लियर हुआ। कोई भी क्वेरी फर्दर आपको इसमें आती है तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दी अलाउंसेस, हम स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी के बारे में, और फिर वही सिलसिला हमारा, पहले अपना पर्क आएगा, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। इतना लंबा चौड़ा थोड़ा सा तो है बट सिंपल है, क्लियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।